Thank you for watching my JM Friends YouTube channel. Thank you for watching my JM Friends YouTube channel. JM Friends, the true friends forever. Please subscribe, like, share and press the bell icon. नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज आप सभी सब्सक्राइबर का परिवार 80 लाख का हो गया। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपकी वजह से हम इस एक साल की यात्रा पूरी कर पाए हैं। आपकी वजह से ही हम उन खबरों पर बात कर पाए हैं जिन पर गोदी मीडिया नहीं करता है या उन खबरों को छिपाने की कोशिश की जाती है। एक साल के भीतर सब्सक्राइबर की संख्या 8 मिलियन यानी 80 लाख का हो जाना साधारण बात नहीं है। यूट्यूब चैनल रविश कुमार ऑफिशियल को आप लोगों ने ही जन जन तक पहुंचाया है। अगर सर्च करने में दिक्कत आई है तो दूसरों से मदद मांगी है, दूसरों को बताया है कि रविश कुमार ऑफिशियल को कैसे सर्च करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, और बहुत से लोगों ने ज्वाइन भी किया है। हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। इस एक साल में सरकार ब्रॉडकास्ट बिल के जरिए यूट्यूबर पर नजर गड़ाने की फिराक में है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि हम 80 लाख लोगों की निगाह में हैं, उनके पहरे में हैं। तो आप सबको फिर से एक बार बधाई। अब आगे आज की खबर पर और आज के वीडियो पर। कश्मीर में एक एफआईआर हुई है। एफआईआर में नाम नहीं है, मगर इसलिए हुई क्योंकि कथित रूप से सेना की कस्टडी में 3 लोगों की मौत हुई है। इनकी मौत खबर भी नहीं बनती अगर 29 सेकंड का एक वीडियो वायरल नहीं हुआ होता। गांव के लोग आवाज नहीं उठाते। हम इस वीडियो को नहीं दिखा सकते क्योंकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है और यह दिखाने लायक भी नहीं है। सोशल मीडिया पर यह काफी वायरल है और इसके बारे में कुछ पत्रकारों ने लिखा भी है, शेयर नहीं किया है। इसमें देखा जा सकता है कि जख्मी हालत में किसी को लिटाकर मिर्च का पाउडर डाला जा रहा है। अगर इस वीडियो का संबंध इस घटना से है तो बेहद शर्मनाक है। आप किसी को मार मार कर जख्मी कर दें और उनके अंगों पर मिर्च का पाउडर रगड़ें, यह तो कहीं से भी उचित नहीं है, सभ्य नहीं है। वीडियो की पुष्टि भी होनी चाहिए और जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। वीडियो की बात अगर अलग कर दें तब भी 3 लोगों की हिरासत में मौत की खबर को आप अनदेखा नहीं कर सकते। इनकी मौत हुई है, इसकी पुष्टि की जरूरत नहीं है। बाकायदा पुंछ के सुरनकोट थाने में एफआईआर की गई है। सेना के यूनिट 8 लोगों को उठाकर ले गई, सेना के काफिले पर आतंकी हमले के सिलसिले में पूछताछ के लिए। इनमें से 3 की मौत उसी दिन हो गई। 5 गंभीर रूप से घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। सेना ने आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं और कहा भी है कि जांच में हर तरह से सहयोग की जाएगी। 3 नागरिकों की कस्टडी में मौत की इस घटना पर हिंदी अखबारों ने कैसे पर्दा डाला है और कैसे कवर करते हुए कवर नहीं किया है, हम वो भी दिखाना चाहते हैं ताकि आप समझ सकें कि किस तरह आपको इस देश के बारे में अब कुछ भी पता नहीं है, या वही पता है जो सरकार चाहती है, उतना ही पता है जितना सरकार चाहती है कि आप जानें। अगर आप अमर उजाला के नियमित पाठक हैं तब 25 दिसंबर के अखबार में आपको इसकी सूचना बहुत मुश्किल से मिलेगी कि 3 नागरिकों की कस्टडी में मौत हुई है। सेना इसकी जांच कर रही है, जबकि पहली खबर कश्मीर के बारामूला से ही है। आतंकवादियों ने पुलिस के एक पूर्व एसएसपी शफी मीर की हत्या कर दी है। इसे काफी विस्तार से छापा गया है और इस घटना में कई लोगों की प्रतिक्रिया भी छपी है। दैनिक जागरण की कॉपी भी अमर उजाला से बहुत अलग नहीं है। दैनिक जागरण में भी यह खबर पहले पन्ने पर छपी है, लेकिन बीच के हिस्से में है। अमर उजाला की तरह सबसे ऊपर नहीं। जागरण ने लिखा है कि 6 महीने पहले शफी मीर की सुरक्षा हटा ली गई थी। अब आप दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण देखिए। राष्ट्रीय संस्करण में यही खबर पहले पन्ने पर छपी है, ठीक उसी जगह पर जहां पर अमर उजाला में छपी है। लेकिन गाजियाबाद में जो संस्करण हमें मिलता है उसमें भी पहले पन्ने पर है, लेकिन यह खबर बीच की जगह पर छपी है। इसी तरह आप जब राष्ट्रीय संस्करण में देखते हैं तब पाते हैं कि सबसे ऊपर सेना की खबर है कि जांच होगी, लेकिन गाजियाबाद के संस्करण में आप पाते हैं कि भीतर के पन्ने पर यह खबर छपी है और सिंगल कॉलम में छपी है कि सेना जांच कराएगी, यानी कम प्रमुखता दी गई है। इसी तरह अमर उजाला में भी यह अंतर दिखता है। शफी मीर की हत्या की खबर बिल्कुल पहली खबर है
और पहले पन्ने के योग्य है। मगर हम बात उस खबर की कर रहे हैं जो दैनिक जागरण में पेज नंबर 6 पर सिंगल कॉलम में छपी है और अमर उजाला में पेज नंबर 9 पर आधे कॉलम में छपी है। बहुत ध्यान से खोजने पर यह खबर मिलती है जिसकी बात हम करने जा रहे हैं। जब एक खबर पूरी तरह गायब हो या उसे बहुत कम प्रमुख बनाकर छापी जाए तो आपका ध्यान जाना चाहिए। अखबार पढ़ने का तरीका आपको बदलना होगा। क्या आपको कभी किसी ने बताया है कि आपको अखबार पढ़ना नहीं आता है? हम समझते हैं कि एक पाठक एक साथ 4 अखबार नहीं पढ़ सकता है। उसे कैसे पता कि जो अमर उजाला और जागरण में नहीं छपा है या कम छपा है वो एक्सप्रेस और द हिंदू में पहले पन्ने पर छपा है और ज्यादा छपा है। 25 दिसंबर के इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू की पहली खबर जागरण और अमर उजाला से काफी अलग है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। इसकी सूचना बीएसएफ के हेड कांस्टेबल नूर अहमद ने दी है। नूर अहमद के भाई भी उन 3 लोगों में शामिल हैं जिनकी कस्टडी में मौत हुई। 5 और नागरिक इस समय अस्पताल में हैं जो एक साथ उठाए गए थे। इनके रिश्तेदारों का आरोप है कि इन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया और वहां टॉर्चर किया गया। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मगर यह जरूर कहा कि मुआवजा दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सेना ने कहा है कि इस मामले की जांच हो रही है और वह इसकी जांच में पूरा सहयोग देगी। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि 72 घंटे में जांच पूरी होने की उम्मीद है। इस घटना के बाद 16 कोर के नेतृत्व के कई स्तरों में बदलाव किए जाएंगे। इनमें 2 वरिष्ठ अफसर भी शामिल हैं। इसकी भी जांच होगी कि कहीं उनकी तरफ से तो लापरवाही नहीं की गई। यह सारी सूचना आधिकारिक रूप से अखबार में नहीं छपी है। 16 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन को इंडियन मिलिट्री अकादमी में भेज दिया गया है। उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा कमान संभालेंगे, एक्सप्रेस में लिखा है। और सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। इस घटना की जवाबदेही के लिए कमांड के स्तर में भी बदलाव किए जाने हैं और सेना ने नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी से मिलकर संवाद करने का भी आश्वासन दिया है। निश्चित रूप से यह खबर इतनी प्रमुखता से तो छपनी ही चाहिए थी जैसे हिंदू और एक्सप्रेस ने छापा है, और चैनलों को भी इसे प्रमुखता से कवर करना चाहिए था। आज के दैनिक जागरण और अमर उजाला में कश्मीर की कई खबरें छपी हैं, मगर यही खबर प्रमुखता से नहीं छपी है। पेज नंबर 6 और पेज नंबर 9 में सिंगल कॉलम और आधे कॉलम में छपी है। आम लोगों को पूछताछ के लिए उठाकर ले जाया गया। क्या आम लोग आतंकवाद के जिम्मेदार हैं? इतनी बड़ी सेना को आतंकवाद से लड़ने में इतनी मुश्किलें आ रही हैं, आम लोग कैसे लड़ सकते हैं? जबकि आतंकवादी तो आम लोगों को भी निशाना बना रहा है। 2021-22 में कई कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया। वे तो घाटी छोड़कर जाने के लिए प्रदर्शन करने लग गए। कश्मीर के मुसलमान भी आतंकियों की गोली के शिकार होते रहे, मगर उनकी बात कभी नहीं होती कि ये लोग कैसे आतंकवाद का मुकाबला कर रहे हैं। ये भी देशभक्त लोग हैं। शफी मीर की खाके सुपुर्दगी के समय ली गई इन तस्वीरों में आप आतंकवाद से त्रस्त उस जनता की बेबसी और आंसुओं को देख सकते हैं। उसकी चित्कार कहीं सारी दीवारें तोड़कर बाहर आ जा रही हैं तो कहीं भीतर ही भीतर लोग पी जा रहे हैं। क्या ये लोग आतंकवाद के आगे अपनी जान की कुर्बानी नहीं दे रहे? कभी हमने सोचा भी है कि वहां की जनता ने कैसे इस आतंकवाद का सामना किया? शफी मीर की सुरक्षा क्यों हटाई गई? पुलिस से रिटायर होने के बाद वे मस्जिद में अजान देने का काम करने लगे। उनकी आवाज को आतंकवादियों की गोलियों से खामोश कर दिया गया। यह घटना उस गंतमुल्ला गांव की है जो उरी के शीरी क्षेत्र में पड़ता है। माना जाता है कि घाटी का यह क्षेत्र शांत इलाका है। आतंकवाद यहां कैसे पहुंचा, पसर रहा है या किसकी जवाबदेही है, इस पर प्रश्न तो पूछ रहा हूं, जवाब शायद ही मिले। पुंछ जिले के तोपा पीर इलाके से 8 लोगों को उठाकर ले जाया गया कि पूछताछ करेंगे। इनमें से 5 को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 3 की मौत हो गई है। सफीर अहमद, मोहम्मद शौकत और शब्बीर अहमद की हिरासत में मौत हुई और यह खबर सामान्य नहीं है। इस खबर को छपने से रोककर या छिपाकर छापकर किसी का भला आप नहीं कर सकते। एक अखबार में दर्जनों पन्ने होते हैं, वहां पर कई खबरें छपती हैं, लेकिन यही खबर छूट गई तो आपको और अखबार को एक बार सोचना चाहिए। 24 दिसंबर के इंडियन एक्सप्रेस में अरुण शर्मा और नाविद इकबाल की 2 अलग अलग खबरें छपी हैं।
आप इन्हें ध्यान से पढ़िए। सफीर अहमद के भाई नूर अहमद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हेड कांस्टेबल हैं। नूर ने कहा कि देश के लिए सेवा करने का ये इनाम मिला। मैंने 32 साल सैन्य बलों में सेवा दी है। मेरी वफादारी का पुरस्कार मेरे भाई की मौत है। हम हमेशा सेना के साथ खड़े रहे। सब सदमे में हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, बिना वजह के हमारे लोगों को मार डाला। इनके दफनाने के समय बाफियाज, पुंछ और थाना मंडी में पुलिस का पहरा बिछा दिया गया। मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया। नूर अहमद ने कहा है कि सफीर की पत्नी के 3 छोटे बच्चे हैं। 82 साल की मां होश में नहीं। शौकत अहमद के चाचा मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि शुक्रवार की सुबह 10 बजे सेना उठाकर ले गई। रात 10 बजे पता चला कि मौत हो गई है। मारे गए 3 लोगों में से 2 की पत्नी गर्भवती हैं। 2 लोग सुरक्षा बलों के साथ काम कर चुके हैं। सरकार ने कहा है कि जिनकी मौत हुई है उनके परिवार में किसी को नौकरी दी जाएगी, लेकिन लोग इंसाफ चाहते हैं, मुआवजा और नौकरी नहीं। कस्टडी में इनकी मौत कैसे हो गई? रिश्तेदार तो आरोप लगा रहे हैं कि बिजली के झटके दिए गए, मिर्च के पाउडर से जख्मों को रगड़ा गया। सड़क दुर्घटना में इनकी मौत नहीं हुई है, हिरासत में हुई है। क्या इस मामले के जिम्मेदार लोगों के नाम सामने आएंगे? उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? इन लोगों को न्याय मिलेगा? 2022 में श्रीनगर के नौगाम थाने के 21 वर्षीय मुनीर लोन को चोरी के आरोप में पुलिस उठाकर ले गई। बाद में गंभीर हालत में मुनीर को सौंप दिया गया। परिवार वाले अस्पताल लेकर पहुंचे तो उसकी मौत हो चुकी थी। इस मामले में क्या मुनीर के परिजनों को इंसाफ मिल गया है? क्या मीडिया इन आम लोगों के लिए सरकार से सवाल पूछेगा या यही करेगा कि किसी तरह से ये सब खबरें आप तक पहुंचे ही ना? रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह ने ट्वीट किया है कि अगर बक्करवाला को टॉर्चर देने की खबर सही है तो सेना स्थानीय लोगों का समर्थन खो सकती है, जो इसके लिए बहुत जरूरी है। 3rd डिग्री के तरीके से कभी कोई नतीजा नहीं निकलता। जब वे कमांड में थे तब उन्होंने एक दिशा निर्देश जारी किया था कि चरमपंथी और उनसे सहानुभूति रखने वालों से पूछताछ के दौरान हमें कई सारी जानकारी मिल सकती है। पूछताछ के कई तरीके हो सकते हैं, मगर शारीरिक यातना सही नहीं। सभ्य समाज में इसकी इजाजत नहीं है। टॉर्चर प्रभावशाली नहीं होता। इसकी जगह पर विश्वास जीतने का प्रयास करना चाहिए ताकि सही और सटीक सूचना मिले। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जमीरुद्दीन शाह 40 साल सेना में रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय में लिखा है कि जम्मू कश्मीर में अभी भी आतंकी हमले हो रहे हैं। यह चिंता का विषय है, लेकिन हिरासत में मौत की घटना बेहद क्रूर है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह नया कश्मीर नहीं है जिसके बारे में केंद्र सरकार बात करती है। इसकी जांच होनी चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। ट्विटर पर कई लोगों ने मायूसी जताई है कि उन्हें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं। राजौरी पुंछ का इलाका शांत माना जाता है। 2003 के बाद से यहां आतंकवाद खत्म हो माना जा रहा था, लेकिन हाल के दिनों में यह इलाका आतंकवाद की चपेट में नजर आ रहा है। जब राज्य में राजनीतिक ढांचा था उस समय यहां शांति हासिल की गई। अब जब केंद्र के नियंत्रण में है सब कुछ, तब इसकी जवाबदेही लेने वाला कोई सामने नहीं आता। सीज फायर के बाद से सरकार दावा करती रहती है कि आतंकवाद नियंत्रण में है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। 4 साल पहले अमित शाह ने चेन्नई में कहा था, और ये उनके ही शब्द हैं जो मैं पढ़ रहा हूं। कह रहे हैं कि एज ए होम मिनिस्टर मेरे मन में जरा भी कंफ्यूजन नहीं था कि धारा 370 के बाद क्या होगा। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर आतंकवाद की समाप्ति होगी और कश्मीर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा। इसका वीडियो आप राज्यसभा के टीवी चैनल पर देख सकते हैं। 4 साल बाद वही अमित शाह 7 दिसंबर को संसद में कहते हैं कि मैंने कभी नहीं कहा कि 370 के हटने से आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। मीडिया उनसे कभी सवाल ही नहीं पूछेगा। दोनों बयानों को आमने सामने रखकर दिखाएगा भी नहीं। अमित शाह ने संसद में कह दिया कि मोदी सरकार के 9 साल में आतंकवाद 70% घटा है। 2019 में अनुच्छेद 370 समाप्त किया गया। 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकवाद की जड़ें किन्हीं और कारणों में हैं। अनुच्छेद 370 के कारण आतंकवाद नहीं फैला। फारूक अब्दुल्ला को शायद नहीं पता कि अब यह बात हिंदी प्रदेशों की जनता को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं समझा सकती है।
हर किसी के मन में लगातार और एक तरफा बीजेपी और आरएसएस के द्वारा यह बात बिठा दी गई है कि आतंकवाद के पीछे धारा 370 कारण है। हिंदी प्रदेशों की जनता जो भी जानती है वो आरएसएस और बीजेपी के मत को जानती है। कभी कांग्रेस, समाजवादी, राजद या जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेताओं ने इस मसले पर अपने मतदाताओं से निरंतर संवाद नहीं किया है। वे अपने चुनावी भाषणों में इसका जिक्र तक नहीं करते। हिंदी प्रदेशों को याद भी दिलाएंगे फारूक अब्दुल्ला तो भी याद नहीं आने वाला कि धारा 370 से पहले नोटबंदी के जरिए आतंकवाद मिटाने का वादा किया गया था। 370 हटने से आतंकवाद खत्म नहीं होगा, मगर कश्मीर में सिनेमा हॉल खुलने को अमित शाह 370 के हटने से जोड़ देते हैं। हाल के दिनों में आतंकी हमलों की प्रकृति बता रही है कि भले हमलों की संख्या प्रतिशत में कम हो, पहले से कहीं ज्यादा घातक और तैयारी के साथ किए जा रहे हैं। पिछले 7 महीनों में सेना के 20 से ज्यादा अफसर और जवान मारे गए हैं। कई आतंकी हमलों में आतंकी न मारा गया न पकड़ा गया। आतंकवादियों के बढ़ते हमलों और हौसलों से यह सवाल होना चाहिए कि सुरक्षा में इतनी चूक कैसे हो रही है, तो इसकी खींच निकाली जा रही है आम आदमी पर। इन हमलों को केवल आंकड़ों के सहारे कम और ज्यादा नहीं बताया जा सकता है। डेरा की गली में सेना के काफिले पर जो हमला हुआ, उसमें शामिल आतंकी अभी हाथ नहीं लगे हैं। जब तक मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, उनकी तलाशी चल रही है। दैनिक जागरण ने इसे 6ठे नंबर के पेज पर छापा है। शहीद की जगह बलिदानी का इस्तेमाल किया है। अमर उजाला भी बलिदानी इस्तेमाल करता है। खबर है कि आतंकी हमले में 4 जवानों की मौत हो गई, कुछ के शरीर शत विशत हो गए। इनमें से एक यूपी, 2 उत्तराखंड और एक जवान बिहार के हैं। परिवार वाले अड़ गए कि इनका अंतिम संस्कार इनके गृह क्षेत्र में ही होगा, राजौरी में नहीं। तब जाकर इनके पार्थिव शरीर को गृह क्षेत्र के लिए विशेष विमान से रवाना किया गया है। द हिंदू अखबार ने लिखा है कि इनकी शहादत के 4 दिनों के बाद सेना ने नाम जारी किया। उत्तराखंड के नायक बीरेंद्र सिंह, राइफलमैन गौतम कुमार, कानपुर के नायक करण, बिहार के राइफलमैन चंदन कुमार। गौतम कुमार की अगले साल मार्च में शादी होने वाली थी। रविवार को इन्हें सेना के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। हिंदू अखबार ने बेहद सावधानी से एक बात लिख दी है जो जागरण की खबर में नहीं है। हिंदू ने लिखा है कि सेना ने कारण नहीं बताया कि इनके पार्थिव शरीर को सौंपने में 4 दिन की देरी क्यों हुई, लेकिन जैसा कि रिपोर्ट की गई है, 3 सैनिकों का पार्थिव शरीर क्षत विक्षत हो गया था। सेना ने उनके रिश्तेदारों को पहचान के लिए बुलाया और कहा कि राजौरी में ही अंतिम संस्कार हो, मगर परिवार वालों ने राजौरी में अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। तब उनके घरों तक भेजने का इंतजाम किया गया। खबरें आ जा रही हैं, यही बहुत है, शुक्र मनाइए। सामान्य दिन होते, यानी 2014 से पहले का भारत होता, तो विपक्ष के नेताओं के नाम के साथ यह खबर पहले पन्ने पर छपती और चैनलों पर दिन रात चलती कि 4 दिन लग गए जवानों के नाम बताने में, यह कैसी सरकार है। विपक्ष के नेता जो आज सत्ता पक्ष में हैं, चीख चीख कर भंगिमाएं बना बना कर कह रहे होते कि सेना के जवान की यह इज्जत रह गई है। देश के लिए जान देने वालों का अंतिम संस्कार क्या अब उनके गांव में भी नहीं होगा? खबरें चीख रही होती और बीजेपी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही होती। यहां विपक्ष के नेता बोलते भी हैं तो ना छपती है खबर, ना दिखाई जाती है। हिरासत में मौत को लेकर सेना की भूमिका पर बहस हो रही होती। 2014 से पहले कई तरह की आवाजें आप सुन रहे होते। अब तो अखबार उठाइए, लगता है कि खबरों के खंडहर में भूत घूम रहे हैं। विपक्ष के नेता बोलते भी हैं तो नहीं छपता। इसलिए यह खबर केवल कश्मीर में आतंकी हमले और सेना की हिरासत में 3 नागरिकों के मौत की नहीं है, बल्कि अखबारों में छपने वाली खबरों की भी है। इस वीडियो को दोबारा चलाकर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि बहुत लोगों को अभी तक अखबार पढ़ना भी नहीं आता और इसका फायदा उठाकर अखबारों को खबरों का कब्रिस्तान बना दिया गया है। कितना कुछ गायब कर दिया जाता है, कितना कुछ हल्का कर दिया जाता है और उन बातों को अब प्रमुख नहीं बनने दिया जाता जिनसे मोदी सरकार पर कोई आंच आए। खबरों का काम अब मोदी सरकार को बचाना हो गया है। हिरासत के भय से पत्रकारिता भी दम तोड़ चुकी है। इसकी जांच कोई नहीं करेगा, सब कुछ प्रचार है।
जिस दिन कश्मीर की घटनाओं को लेकर सवाल पूछे जाने चाहिए थे, उसी दिन प्रधानमंत्री एक वीडियो ट्वीट करते हैं। उस वीडियो में वे कश्मीर के छात्रों से मिल रहे हैं। जिस तरह से हमने 29 सेकंड का वो वीडियो नहीं दिखाया, उसी तरह से प्रधानमंत्री का यह वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। जो खबर खबरों के ढकने के काम आए वो खबर नहीं होती है। 4 जवान शहीद हुए हैं, 3 नागरिक हिरासत में मारे गए हैं, इस पर प्रधानमंत्री का ट्वीट नहीं आया है, यही खबर है। और राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, यह खबर आपको मालूम नहीं है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। Thank you for watching my JM Friends YouTube channel. Thank you for watching my JM Friends YouTube channel. JM Friends, the true friends forever. Please subscribe, like, share and press the bell icon.